अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भारतीय इंतहा पसंद हुक्मरान जमात के नाजायज़ तौर पर ज़ेर तसल्लुत कश्मीर की, जहां लीडर विक्रम रंधावा का मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकरीर करने और उनके खिलाफ लोगों में इश्तियाल फैलाने की वजह से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये नाम नेहाद इंतहा पसंद लीडर अपने हामियों को कह रहा है कि कश्मीरी मुसलमानों की खाल उधेड़ लें जो T20 मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए खुश थे। भारत में हिंदुत्व की पैरोकार मोदी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिशें की जा रही हैं। मोदी इंतहा पसंद हुकूमत तनाज़ात को खेल में भी ले आती है। यहाँ की नाम नेहाद बड़ी जमहूरियत दुनिया में अपना मकरूह चेहरा सामने ले आई है। पाकिस्तान से 24 अक्टूबर को 10 विकेटों से T20 वर्ल्ड कप में भारत की प्रताप शिकस्त के बाद बहुत सारे कश्मीरी नौजवानों पर हमले के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में 3 तालिब इल्मों को गिरफ्तार किया गया। विक्रम रंधावा को मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन अरेस्ट नहीं किया जा सका है। ऐसा क्यों है? क्यों ये इस तरह के बयान दे चुके हैं? क्यों इस तरह की चीज़ें भारत में आए दिन सामने आ रही हैं? इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सीनियर हुर्रियत रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एडवोकेट परवेज शाह साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। परवेज शाह साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आप हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। सर, ये फरमाइए कि कोई पहला वाक़या नहीं है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर इस तरह की चीज़ हो रही है, या भारत के अंदर कोई ऐसा वाक़या पहले कभी न हुआ हो। लेकिन आप नहीं समझते कि भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है, बाकी चले किसी चीज़ से वो सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, खेल से तो सीखे, पेशेंस तो सीखनी चाहिए, बर्दाश्त तो सीखनी चाहिए, यही तो सिखाता है खेल। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज एक अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलवाई सामीन की। आप देखें कि ये बहुत ही हॉट इशू है इस वक्त मकबूजा कश्मीर में खासकर, और हिंदुस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और प्रिंट मीडिया है उस पर उन्होंने चिप साधी है। ये चूंकि पहला वाक़ा नहीं है। अगर हम देखेंगे कि जब हिंदुस्तान ने इंटीग्रेट किया मकबूजा कश्मीर को 5 अगस्त को, तो हमने देखा कि 7 अगस्त को हमने देखा कि वहाँ पे एक स्टेटमेंट आया उत्तर प्रदेश से बीजेपी का एक लीडर, उसका विक्राम सिन्हा उसका नाम था, जो एमएलए था वहाँ का। उसने उस वक़्त कहा कि जी बीजेपी के जो अब बैचलर्स हैं या मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी लड़कियों के साथ शादियाँ कर सकते हैं, वहाँ की खूबसूरत लड़कियों को अपने निकाह में ला सकते हैं। तो ये डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स जो है ये बहुत पहले से चल रहे हैं हिंदुस्तान की जो ये हिंदुत्व जो वहाँ पे रिजीम है इस वक़्त। लेकिन जहाँ तक आप आज के इस क्रिकेट मैच की बात करते हैं, देखिए ये 2 एफआईआर्स उन्होंने लॉन्च किए हैं हमारे जो वहाँ पे स्पेशली मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, और जो ये रंधावा जी है इसने जो बयान दिया है इसमें उन्होंने कहा कि इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, इनको कैंसल किया जाए क्योंकि इनके खून में पाकिस्तान दौड़ रहा है। दो और हद ये है कि उसने इस हद तक भी बात की कि इनका जो मुसलमान है ये टेलीफ़ोन पे तो ये डिवोर्स देते हैं अपनी ख़वातीन को, अब इन्हें नमाज़ भी व्हाट्सएप पे ही पढ़नी चाहिए क्योंकि ये पब्लिक स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ये निहायत ही इंतहाई अफ़सोसनाक बयान है क्योंकि और जो एफआईआर्स लॉन्च हुए हैं, हमारे जो कश्मीरी तलबा हैं और नौजवानों के खिलाफ, उनके खिलाफ उन्होंने अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ एक्ट और इंडियन पिनल कोड और टेलीग्राफिक एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। जबकि यूपीए जो जिसके तहत इनका मुकदमा दर्ज किया गया, अगर हम उसको भी की डेफिनिशन को भी देखें तो इसकी डेफिनिशन है कि उनकी इस एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा सकते हैं जिनकी जो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में मुलव्वस हो, कोई एक्सप्लोजन उन्होंने किया हो, फायर आर्म्स इस्तेमाल ठीक की हो। है, परवेज शाह साहब, ये कोई वैसे कोई अचंभे की या कोई नई बात नहीं है कि कुछ किया भी ना हो कश्मीरी नौजवानों ने और उनके खिलाफ दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं वो बना दिए जाएं। अच्छा, इस पे रिएक्शन क्या सामने आ रहा है? एक तो बहुत सारे नौजवानों पर तशद्दुद भी किया गया था, मुकदमात तो खैर अब दर्ज हुए हैं बाद में, लेकिन पहले तो इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मारा गया, पीटा गया, भारत के हक़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाने पर मजबूर किया गया। तो इस वक्त जो यंगस्टर है मकबूजा कश्मीर का, जो नौजवान है वहाँ का, वो क्या सोच रहा है, सोचता क्या है और फिर अमली तौर पर क्या कर रहा है भारत के इन तमाम हथकंडों से निमटने के लिए, अपने बाकी साथियों का हक पर उनके साथ उनका साथ देने के लिए? जी, जी, कश्मीरियों के लिए एक बड़ा सरप्राइज़िंग है ये जो इन्होंने जो मुकदमा दर्ज किया है, ये ना कि कश्मीरियों के लिए बल्कि जो
क्रिकेट लवर्स हैं दुनिया में, जहाँ कहीं भी क्रिकेट खेली जाती है वहाँ फेवरेटिज होती हैं, फेवरेट टीम्स होती है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि इनकी तो एक नीना गुप्ता है हिंदुस्तान की, जिसने इवन विवियन रिचर्ड्स के साथ शादी भी रचाई है, उसपे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कश्मीर में मुसलमान कोई भी इवेंट सेलिब्रेट कर ले, हत्ता कि 1985 84-85 में उन्होंने मकबूज़ा कश्मीर में एक मैच करवाया वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के दरमियान। लेकिन चूँकि हिंदुस्तान के साथ एक नफ़रत है कश्मीरियों की, वो कभी सेलिब्रेट नहीं करेंगे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि वो इनको कत्ल कर रहा है, इनको जनाब कैद खानों में डाल रहा है, इनकी असमतें लूट रहा है। हाउ इंडिया एक्सपेक्ट्स कि उनके लिए ये सेलिब्रेट करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक फितरी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और वो ये रेजिस्टेंस का एक तरीका है कश्मीरियों का, क्योंकि 9 लाख फौजियों के सामने उनके पास अपना जो इनर विल है, जो वो चाहते हैं उसको एक्सप्रेस करने का ये एक ऑप्शन उनके पास है कि कभी क्रिकेट मैचेस पे वो सेलिब्रेट करते हैं, कभी जब ईद आती है तो रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान पे वो ईद मनाते हैं। लेकिन इवन देन डिस्पाइट दैट दुनिया में ये कहीं आपको नज़र नहीं आएगा कि किसी भी मुल्क का कोई भी प्लेयर फेवरेट हो, उसके हक में कोई बात करे तो उसके खिलाफ एफआईआर्स होते हैं। ये तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती की बात है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इनके एफआईआर से कश्मीरी नौजवान मरऊब होगा। हत्ता कि इन्होंने कुछ दिन पहले एक नौजवान को जेल से लाकर उसको पुंछ में फिर एनकाउंटर में शहीद किया, जो कि 2003 में गिरफ्तार हुआ था, और उसको वहाँ पे दिखाया कि ये मुजाहिद था। ये हिंदुस्तान की एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इनको कश्मीर में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है अपने लिए। इन्होंने आज तक अपने ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल ठीक किया, है, तो लालच भी ये दी। जो एडवोकेट परवेज़ शाह साहब, ये जो ताकत का बेईमाना इस्तेमाल है, इस तरह से नौजवानों पर तशद्दुद करना है, ख़वातीन पर तशद्दुद करना है, 10 से 12 साल के जो हज़ारों बच्चे हैं उनको गायब कर देना है, उनके माँ-बाप को कुछ पता नहीं है, उनके बच्चे ज़िंदा भी हैं, नहीं हैं, किसी जेल में हैं, किसी अक़ूबत खाने में हैं, कुछ मालूम नहीं है। मैं आपसे बस पूछना ये चाह रही हूँ कि कश्मीर में रोज़ाना की बुनियाद पर जो मज़ालिम हो रहे हैं वो तो हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अभी क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के हवाले से इस वाक़ये पे हम बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बता दीजिएगा कि अभी आइंदा आने वाले मैचेस को लेकर बहुत सारे मैचेस होना है। पाकिस्तान तो खैर सेमीफाइनल में भी पहुंच गया है। कहीं आपको दिखाई देता है कि कश्मीर का नौजवान कुछ खौफ में मुब्तला हो गया हो, कुछ डर गया हो कि ठीक है जी, आइंदा अगर पाकिस्तान का मैच हो रहा हो तो उस पर कोई इस तरह का जश्न मनाना नहीं है पाकिस्तान की किसी जीत पे? आपको लगता है कि नौजवानों का जो हुर्रियत का जज्बा है उसको तो ये नहीं दबा सके, लेकिन जो पाकिस्तान से मोहब्बत है, खेल से मोहब्बत है, उसको कहीं दबा पाए हों ये फ़ौजी जो हैं भारतीय? नहीं, नहीं, कोशिश तो उनकी बदस्तूर है, लेकिन देखिए मैं आपको कहूँगा एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ। वो इसको सेलिब्रेट करेंगे कम वक़्त में, क्या जो भी नताइज होंगे, क्योंकि ये कतई ये नहीं है, क्योंकि इस पाकिस्तान की मोहब्बत के जुर्म में कश्मीरियों को पिछले 70 साल से सज़ा दी जा रही है। है तो ये बड़ा ही बदकिस्मत वाक़या, लेकिन इससे कतई हम ये नहीं सोचेंगे। आप देखें कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के मैचेज़ है, सेलिब्रेशंस तो 100% होगी। लेकिन चूँकि खौफ का एक अंसर है, परेशानी तो है उनके माँ-बाप को, जिनके बच्चों को खामख़ा में एफआईआर्स लॉन्च किए जाते हैं, इनका करियर तबाह किया जाता है। जी। ये एक बहाना है, हिंदुस्तान को बहाने चाहिए कश्मीरियों को जेलों में डालने के लिए, कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के लिए। कभी पाकिस्तान का बहाना चाहिए, कभी जनाब और मुख्तलिफ बहानों के पर वो उनको गिरफ्तार ठीक है, करते रहते लेकिन हैं। इन सब बहानों के बावजूद एडवोकेट परवेज़ शाह साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि वहाँ पर ना तो हुर्रियत का जो जज्बा है वो कम हुआ है, न ही पाकिस्तान की जो कश्मीरी नौजवानों के दिलों में मोहब्बत है वो कम हुई है। खेल के हवाले से जहाँ जहाँ भारत को नाकामी हो रही है वहाँ भी खुशी मनाई जाती है, जहाँ पाकिस्तान को कामयाबी मिल रही है वहाँ भी कश्मीर का नौजवान पहले खुशी मना रहा था और अभी भी यही जज्बा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं आप, एडवोकेट परवेज़ शाह साहब, हमारे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो वेरी मच सर। आगे बढ़ना है हमें, और आगे बढ़ते हुए भी हमें बात करनी है भारत ही के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी तहरीकें जो हैं अब वो इस वक्त चल रही हैं। ये तहरीकें क्या हैं? ये अलहदगी पसंद तहरीकें हैं कि जी हमें हिंदुस्तान में नहीं रहना है, क्योंकि बहुत सारी कौमियतें जो हैं, बहुत सारी अक़लियतें जो हैं जो भारत में बसती हैं, अब ये जान चुकी हैं कि यहाँ आरएसएस नज़रिया जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, उसी का राज दिखाई देता है, और उस नज़रिए के तहत ये सोचा जा रहा है, ये प्लानिंग की जा रही है, न सिर्फ प्लानिंग की जा रही है बल्कि इक़दामात भी अब उस प्लानिंग के तहत होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो हिंदुस्तान है वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू रह सकते हैं। यही वजह है कि बहुत सारी अक़लियतें अलहदगी पसंद तहरीक चला रही हैं। ऐसी ही एक तहरीक जो है वो खालिस्तान को लेकर भी भारत के अंदर चल रही है, और भारत में सिखों के लिए जो अलग रियासत का मुतालिबा है, इसके लिए आज हमने देखा कि बरतानिया में खालिस्तान रेफरेंडम कराया गया।
सिख बरादरी ने अपने अलग परचम भी लहराए और सिख रहनुमाओं को रेफरेंडम में 50,000 वोट पड़ने की तवक्को है। सिखों की अलग रियासत के क़याम की जानिब एक और कदम बरतानिया में खालिस्तान रेफरेंडम के तहत भारत से आज़ादी के लिए वोट डाले गए। ये उसी के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। सिखों का कहना ये था कि मोदी की हुकूमत में अक़लियतों के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही है। जमहूरी उसूलों के तहत खालिस्तान का क़याम नागुज़ीर है। रेफरेंडम का आगाज़ बरतानवी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे हुआ और भारतीय दबाव के बावजूद आपको बताएं कि बरतानवी हुकूमत ने राय दही की इजाज़त दे दी है। शायद मोदी सरकार ये समझ रही थी कि जिस तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों को अपना हक इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है, हक खुद इरादियत, इस तरह शायद बरतानिया में मौजूद सिखों को भी रोक लिया जाएगा। लेकिन बरतानवी हुकूमत ने राय दही की इजाज़त दी है और रेफरेंडम बरतानवी सुप्रीम कोर्ट के अक़ब में जो सरकारी इमारत एक मौजूद है उसमें किया गया और इसमें में खालिस्तान के झंडे भी लहराते हुए दिखाई दिए। इस सारी सिचुएशन पे हम बात करेंगे जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट है सिख सेवा सोसाइटी पाकिस्तान के सुरजीत सिंह कंवल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुरजीत साहब गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी गुड इवनिंग, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपका शुक्रिया सुरजीत साहब। आपको खासा वेट भी करना पड़ा, आप काफ़ी देर से होल्ड पर भी थे, लेकिन मुद्दा मामला कुछ इतना अहम है कि आपसे बात करना ही थी आज हमें। पहले तो ज़रा ये बता दीजिएगा कि जो भी रवैया भारत सरकार सिखों से रवा रखे हुए है, कोई आज की बात नहीं है, बहुत अरसे से ये चला आ रहा है। अब खालिस्तान की जो मुहिम है इसमें हमें इतना ज़्यादा ज़ोर क्यों दिखाई दे रहा है? क्या हम ये समझें कि अब जो मज़ालिम जितने ढाने थे वो भारत ढा चुका है, सिखों की बस हो चुकी है भारत के अंदर अब? जी देखें, सिख कौम की 1984 में होने वाली नस्ल कुशी से लेकर इंडियन पंजाब को मंशियात का गढ़ बनाना, उसके बाद आज आप वहां किसानों का हाल देख लें। मोदी सरकार किसानों के मुंह से आखिरी नवाला छीनने पे तुली हुई है। तो यही वजह है कि सिख कौम आज वहां उठ खड़ी हुई है और अपने हक के लिए लड़ रही है और इस रेफरेंडम को कामयाब बनाने के लिए वो यक जुबां और यकमुठ हो चुकी है। अब वो वक्त दूर नहीं जब खालिस्तान की जो सुबह तलू होने को है, बहुत जल्द हिंदुस्तानी पंजाब में खालिस्तानी परचम लहराया जाएगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं, मोदी सरकार तो ये चाह रही है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू जो हैं वो सुकून से रह सकें, और हिंदू भी वो जो कि ऊंची ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, जो निचली ज़ात के हिंदू हैं उनके साथ क्या हो रहा है। सुरजीत साहब, ये बात कोई आपसे भी ढकी छुपी नहीं है। आपको नहीं लगता है कि फिर जो भारत इतनी सारी एफ़र्ट्स कर रहा है आलमी बरादरी को उनकी आंखों में धूल झोंकने की, उनको ये बताने की जी हम सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, यहाँ सारी अक़लियतें जो हैं वो अमन व अमान से रहती हैं, ये जो खालिस्तान रेफरेंडम हुआ है इसने सारे पर्दे चाक कर दिए हैं, पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी है। पहले भी थी गो के, लेकिन अब ये ज़्यादा वाज़ेह हो गया है कि सिख भी वहाँ पर खुश नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल जी, भारत जो है वो नाम नहाद सेकुलर जमात है, नाम नहाद सेकुलर एक मुल्क है, पूरी तरह डिक्टेटरशिप की गिरफ्त में है इस वक्त हिंदुस्तान। वहाँ पे सिखों के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी का भी ये नाम हाल हुआ है। क्रिश्चियन बरादरी वहाँ पे महफूज नहीं है। क्रिश्चियन बरादरी सिख कम्युनिटी को आप साइड पे रख लें, हिंदुस्तान में उनके दलित महफूज नहीं है। निचली जाति के हिंदू वहाँ पे मुश्किल का शिकार हैं और आरएसएस की जो दकियानूस सोच है उसका बिल्कुल वो शिकार हो चुके हैं और वो भी अब आज़ादी चाहते हैं। खालिस्तान की आज़ादी सिर्फ सिखों की आज़ादी नहीं है, मैं यहाँ पे ये बात आपको वाज़िया कर दूं, खालिस्तान की आज़ादी इंडियन पंजाब में रहने वाले हर उस दलित की आज़ादी है जो आरएसएस की दकियानूस सोच का शिकार है। खालिस्तान की आज़ादी हर किसान और मजदूर की आज़ादी है। मोदी सरकार जिनके मुंह से आखिरी नवाला तक छीनना चाहती है। खालिस्तान की आज़ादी हर उस मुस्लिम कम्युनिटी की आज़ादी है जिनकी मस्जिदों को वहां आग लगाई जा रही है, जिनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, जिनको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। अच्छा, आपकी तो बात होती होगी ये जहाँ रेफरेंडम हो रहा है, बरतानिया हो या
بھارت میں بھی آپ بہت سارے سکھوں سے رابطے میں ہوں گے، اپنی برادری کے لوگوں سے، پاکستان میں بھی آپ لوگ جب مل کر بیٹھتے ہوں گے، کوئی آپ کی صلاح ہوتی ہوگی آپس میں، کوئی مشورہ ہوتا ہوگا، کس طرح سے پلان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو خالصتان ریفرینڈم آج برطانیہ میں ہوا ہے یہ صرف برطانیہ تک محدود نہ رہے بلکہ اب اس میں زیادہ جان ڈالی جائے، اس میں زیادہ کوشش ڈالی جائے اور اس کو اب حقیقت کی شکل دی جائے، کیونکہ مہم تو بہت عرصے سے چل رہی ہے نا سرجیت صاحب؟ جی بالکل، دنیا کی بہت بڑی جمہوریت برطانیہ میں ہی ریفرینڈم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امن پسند قوتیں، جمہوری قوتیں سکھوں کی آزادی کے حق میں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ ساری ایفرٹ اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ دنیا بھر میں اقوام متحدہ کو، دنیا بھر میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ بھارت میں رہنے والے سکھ صرف اور صرف آزادی کی صورت میں ہی محفوظ تصور کیے جا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ایک اور چیز جو مودی سرکار بہت زیادہ کر رہی ہے وہ ان کا گودی میڈیا جو ہے وہ اس کا پورا ساتھ دیتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے. ہر معاملے پر بات کی جاتی ہے، ہر مدعے پر بحث کی جاتی ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹاک شوز کیے جاتے ہیں، ہجانی کیفیت میں ہمیں وہاں پر ان کے اینکرز دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے سرجیت صاحب کہ جب وہاں کے سکھوں کی بات ہوتی ہے، خالصتان مہم کی بات ہوتی ہے تو اس کو لے کر سارا کا سارا میڈیا جو ہے وہ خاموش دکھائی دیتا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا بھی اب ملوث ہے، وہی کردار ادا کر رہا ہے جو مودی سرکار ادا کر رہی ہے؟ بھارتی میڈیا کی میں بات کر رہی ہوں. بھارتی میڈیا بالکل گودی میڈیا ہے، وہ صرف بھارتی میڈیا نہیں ہے. ہمارے نوجوان یہاں پہ ماس کمیونیکیشن کر کے میڈیا میں بھرتی ہوتے ہیں. ہندوستانی میڈیا والے ماس پراپوگیشن کا ایک خصوصی کورس جو اس کو RSS لابی کرواتی ہے وہ کر کے میڈیا کا حصہ بنتی ہے، اور اس طرح وہ پوری طرح مودی ازم کے گرفت میں ہے. وہ میڈیا، وہ ان کے بغیر کوئی ایک لفظ بھی نہ وہ ادا کر سکتے ہیں، نہ وہ وہاں میڈیا پہ کچھ دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سرجیت صاحب، آپ چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا وقت تو میں بہت لے رہی ہوں لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کی آواز بہت دور تک سنی جا رہی ہوگی. بھارت میں بھی شاید بہت سارے سکھ برادری کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں. یہ جو گودی میڈیا بھارت کا ایک پروپوگینڈا کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی سکھوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، سکھ محفوظ نہیں ہیں، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کتنی زیادہ ایفرٹس کی ہیں گردوارہ پنجہ صاحب کو لے کر، دیگر جو آپ کے مقدس مقامات ہیں ان کو لے کر. سکھ برادری خوش ہے پاکستان کے اندر جو بھی ایفرٹس کی جا رہی ہیں؟ آپ کو کہیں نہ کہیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، سکھ برادری سے ہونے جی کی وجہ سے دیکھیں، آپ کو عزت دی جاتی ہے پاکستان میں؟ سرجیت صاحب دیکھیں دنیا بھر کی طرح پاکستان بھی اس وقت معاشی حالات کا شکار ہے. معاشی حالات کے شکار ہونے کے باوجود ہمیں اربوں کے پروجیکٹ کرتارپور کوریڈور کی صورت میں دیا جا رہا ہے. اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے سکھ قوم سے محبت کا؟ ٹھیک ہے جی، یعنی آپ مطمئن ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہے، اور چونکہ آپ رابطے میں بھی ہیں دیگر جو برادری ہے آپ کی سکھ برادری، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بھارت میں سراسر زیادتی ہو رہی ہے اور خالصتان مہم جو ہے وہ اس کو مزید زور پکڑنا چاہیے، برطانیہ تک ہی نہیں بلکہ اور ممالک تک بھی اس چیز کو پھیلنا چاہیے، اور خاص طور پر بھارت میں ایفرٹس زیادہ ہونی چاہیے. بہرحال جی، آپ صدر ہیں سکھ سیوا سوسائٹی پاکستان کے. سرجیت جی کنول صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. سکھ برادری کو کیا ڈیفیکلٹیز ہیں بھارت کے اندر، دیگر ممالک کے اندر، اگر وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا آج برطانیہ میں جو بھی ہوا ہے ریفرینڈم، اس حوالے سے آپ نے بات کی. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سرجیت سنگھ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا جی، جو ایک برطانیہ میں ریفرینڈم ہوا ہے اس حوالے سے تو ہم نے بات کر لی ہے. ایک اور جگہ پر پولنگ ہوئی ہے، ووٹ ڈالے گئے ہیں، اور یہ ووٹ ڈالے گئے ہیں امریکی ریاست ورجینیا میں، جہاں گورنر کے انتخابات میں ڈیموکریٹس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. جی ہاں، گورنر کے انتخابات میں ریپبلکن امیدوار نے ڈیموکریٹ امیدوار کو شکست دے دی ہے. بہت بڑا اسے اپسیٹ بھی کہا جا رہا ہے، امریکہ کو لے کر اس کو بہت بڑی خبر بھی قرار دیا جا رہا ہے. 2020 کے جو صدارتی انتخابات تھے اس میں موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن ریاست ورجینیا سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے، اور حالیہ گورنر کے انتخابات سے جو بائیڈن کی جو مقبولیت تھی وہ کتنی کم ہوئی ہے اس کی ایک واضح نشاندہی ہو جاتی ہے. اچھا، سیاسی تجزیہ کاروں کا اس بارے میں کہنا یہ ہے، ماننا یہ ہے کہ جو گورنر کے لیے انتخابات ہوئے ہیں اس میں آزاد ووٹرز نے ڈیموکریٹ امیدوار کو ووٹ نہیں دیے ہیں.
डेमोक्रेट वोटर्स भी तवक्को के मुताबिक पोलिंग के लिए नहीं आए हैं और जो रिपब्लिक खातून हैं वर्जीनिया की पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगी, ये भी बताया जा रहा है। और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट उम्मीदवार को अपने इंतखाब में चैलेंज का सामना है। हालांकि ये डेमोक्रेट्स के लिए आसान नशस्त हुआ करती थी। क्या वजह हुई है, क्यों इस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है डेमोक्रेट्स को, क्यों अमरीकी सदर जो हैं जो बाइडन, उनकी मकबूलियत में कमी आई है, ये बहुत सारे सवालात हैं जो आज वर्जीनिया में गवर्नर के होने वाले इंतखाबात में अब उठ खड़े हुए हैं। इस डेमोक्रेट्स की शिकस्त के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जो बाइडन को तनकीद का सामना करना पड़ा, और बहुत सारी चीज़ों में जो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा तनकीद का उनको सामना रहा है, वो है अफ़गानिस्तान से अफवाज का इनखला। हालांकि ये तो पहले से अमेरिका की जो पॉलिसी है उसमें तयशुदा था। अमेरिकी सदर जो साबिक रहे हैं ट्रंप, वो पहले ही अनाउंस कर चुके थे, और जो बाइडन ने भी फिर आकर यही कहा कि जी ये डेट कोई मैं नहीं दे रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान से हम अपना आखिरी फ़ौजी जो है वो कब तक निकाल लेंगे, ये डेट तो पहले ही अनाउंस हो चुकी है और बस अब हमें इस पर अमल दरामद करना है। सूरत हाल ये क्यों हुई है जी वर्जीनिया के अंदर? क्या सिर्फ जो अफ़गानिस्तान को लेकर फ़ैसला है वो इसकी वजह बना है, या मुख्तलिफ चूँकि रियासतें हैं अमेरिका के अंदर, वहाँ के लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं, मुख्तलिफ उनके मसाइल है, उनको लेकर वो अपना वोट कास्ट करते हैं, उनको लेकर वो किसी एक पार्टी को पसंद करते हैं, दूसरी पार्टी को नापसंद करते हैं। असल में क्या वजह है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। सीनियर तज्ज़िया कार हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल रशीद पराचा साहब, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, पहले तो ज़रा मुझे मेरे देखने वालों को ये बता दीजिएगा कि क्या वजह हुई है कि वर्जीनिया में डेमोक्रेट उम्मीदवार को इस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वही पार्टी जिसके सदर हैं जो कभी फेवरेट थे, एकदम से क्यों लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं अब? देखिए जी, मिड टर्म जो इलेक्शन होते हैं ना, जो भी पार्टी इन पावर होती है वो यूजुअली वो मिड टर्म में हारती है, ये ट्रेडिशन है। लेकिन इस दफा कुछ और फैक्टर भी बहुत प्ले कर रहे थे, स्पेशली वर्जीनिया के इलेक्शन में, क्योंकि ये जो अफगानिस्तान से निकले हैं ना जी, ये बगैर किसी रेजिडुअल फोर्सेस के, इसकी बड़ी इनको बाइडन की खासी पॉपुलैरिटी जो थी वो पहले हाई 50s में 60s में थी, अब वो 40s में रह गई है। तो लोग उससे परेशान थे। अमूमन जो पार्टी पावर में होती है अमेरिका में, उसकी मुखालिफ पार्टी मिड टर्म इलेक्शन में जीती है। तो वर्जीनिया में हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि वर्जीनिया ऐसे होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बाइडन ने 10% से यहाँ हराया था। और ये अब जिस तरह कहते हैं रेड स्टेट और ब्लू स्टेट, ये ब्लू स्टेट गिनी जाती है, मतलब डेमोक्रेट के लिए गिनी जाती है। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था। और वो जो गवर्नर था टेरी मैकाउलिफ, वो भी पहले गवर्नर रह चुका था, वो बड़ा पॉपुलर था, ही वाज एक्चुअली प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। लेकिन वहाँ और भी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो यहाँ पे कोई एजुकेशन का इश्यू उठा था, तो उसमें गवर्नर ने ये कहा था कि मैं जी पेरेंट्स को कोई नहीं इंटरफेरेंस करने दूंगा। उस पर बड़ी जो है रिपब्लिकन पार्टी ने उसका बड़ा फायदा उठाया, लोगों को कहा कि जी जब तुम्हारे बच्चे स्कूलों में जाएंगे तुम्हारी कोई सही नहीं होगी, वो अब गवर्नमेंट ही करेगी। तो बहुत सारे और भी थे। फिर दूसरे ये जो कोविड की वजह से यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, कीमतें मतलब है कि खाने पीने की चीजें तकरीबन दुगनी हो गई हैं। तो सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप ये समझते हैं। ठीक है, जो बताया जा रहा है कि डेमोक्रेट्स की जानिब से जो इक़दामात थे या जो चीज़ें की गई हैं, उनसे जो लोग खफा थे उन्होंने वोट डाला है और उनके ज़ाहिर है अगेंस्ट ही डाला है। लेकिन कुछ ऐसे वोटर्स की बात कर लेते हैं कि जो जिनके बारे में कहा जाता है कि नहीं जी ये तो पक्के डेमोक्रेट्स के वोटर्स हैं, वो तो आज बाहर ही नहीं निकले रशीद साहब। अभी बाइडेन के वोट तो देखें, जो पार्टी पावर में होती है ना, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो थोड़े बहुत प्लेसेंट हो जाते हैं मिड टर्म में। ये कोई नई बात नहीं है, होता है अमूमन जो पार्टी इन पावर होती है वो मिड टर्म इलेक्शन लूज कर जाती है, इसलिए कि वो लोग कई उनकी पॉलिसियों पे एतराज करना शुरू कर देते हैं। बाइडेन की
जो अफगानिस्तान से ये लोग निकले हैं बगैर किसी रेजिडुअल के, उसका बहुत असर पड़ा है। यहाँ पे डेमोक्रेट्स, इंडिपेंडेंट्स और रिपब्लिकन सारे उस पे बड़े नाला हैं। और यहाँ पे आजकल खासी जो वोटिंग पब्लिक है ना जी, वो खाली डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन नहीं है, खासी मेजॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है। वो देखते हैं कि किसकी पॉलिसी अच्छी चल रही है तो उसी के लिए वोट देते हैं। तो इस वोट में उन्होंने भी, जो इंडिपेंडेंस है ना, वो भी गवर्नर जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट था मुखालिफ, उसके खिलाफ रिपब्लिकन्स को उन्होंने दिया। फिर एजुकेशन का इश्यू था, मैंने आपसे कहा। फिर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है जब से ये कोविड हुआ है। तो कई चीजें थी जिसकी वजह से ये गवर्नर बड़ा पॉपुलर था। पिछली दफा भी इसने बड़े काम भी किए हुए थे जो डेमोक्रेट कैंडिडेट था, लेकिन बस वो हवा एक चल पड़ती है ना, तो उसकी वजह से वो हार गया। एक्चुअली वो टॉप के तीनों लोग हार गए। ये जरा रशीद साहब, सॉरी मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहती हूँ, ये सिर्फ वर्जीनिया में ये हवा चल पड़ी है या आपको लगता है कि नहीं डेमोक्रेट्स की ओवरऑल अगर पूरे हम या यूएस में बात करते हैं तो आपको लगता है कि जो उनके वोटर्स थे वो भी मायूस हुए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो ना उनके हक में थे ना मुखालिफत में थे अब मुखालिफत में हैं, वाकई इनकी जो मकबूलियत थी वो कम हुई है? नहीं, ये देखे ना, एक यहाँ पे हुआ है वर्जीनिया में, न्यू जर्सी में भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ क्योंकि वो नेक टू नेक जा रहे हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। उसकी भी उम्मीद नहीं थी कि इतना टाइट इलेक्शन होगा न्यू जर्सी में। तो ये जो सारी इनकम्बेंट होता है ना जी, दूसरे इन्होंने ये जो बजट का चलाया हुआ था ना जी कि 3.5 ट्रिलियन डॉलर का जो प्रोग्राम बनाया हुआ था, वो भी लोग कहते हैं कि जी इतना डेफिसिट हो जाएगा तो फिर यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बहुत हो जाएगी। अच्छे लोग बहुत सारे लोग जो थे उसके भी खिलाफ थे, क्योंकि ये कंट्री जो है ना यूरोप की तरह सोशल इश्यू में इतने नहीं ज्यादा इम्पोर्टेंस देते। मतलब अगर आप यूरोप में चले जाएं तो हर चीज फ्री है, मेडिकल केयर भी फ्री है, एजुकेशन भी फ्री है, चाइल्ड केयर भी है, मैटरनिटी लीव भी है। ये सारी भी बातें इस बजट में थी जो बाइडेन ने प्रेजेंट किया। तो उससे भी लोग नाखुश थे मेजॉरिटी। फिर दूसरे वो कह रहा था कि मैं टैक्सेस बढ़ा दूंगा। यहाँ टैक्सेस का भी बहुत होता है, जो टैक्सेस को अमेरिकन नहीं लाइक करते हैं। तो लिमिट तो उसने दी थी कि $4 लाख से जो सालाना जिनकी इनकम होगी उससे ऊपर उस पर लगाएगा, लेकिन वो उसमें उन्होंने खराबियां निकाली रिपब्लिकन के। तो वो कहने लगे कि मिडिल क्लास के भी टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो बहुत सारी चीजें थी जो अगर ये बजट सारे अवामिल हैं जिनकी वजह से लोग नाखुश हैं। वर्जीनिया में भी ये हुआ है और बाकी रियासतों में भी आप समझ रहे हैं कि सूरत हाल कुछ ना कुछ तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। अवामिल उसके मुख्तलिफ हो सकते हैं हर रियासत के अंदर। बहरहाल डॉक्टर अब्दुल रशीद पराचा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आप चेयरमैन हैं एडवोकेसी कमेटी ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए और साथ ही साथ आप एक्स प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन रहे हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अब्दुल रशीद पराचा साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे शो में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, आपके वक्त के लिए। बात कर रहे थे जी हम वर्जीनिया में होने वाले गवर्नर के इंतखाबात के लिए। और अब हमें एक और अहम खबर आपसे शेयर करनी है। ये खबर आ रही है जी बरतानिया की यूनिवर्सिटी से, जहाँ ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जो जिनसी हरासगी के वाक़यात हैं उनकी तहकीकात में इंतज़ामिया नाकाम हो चुकी है। ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ के अमले और साथी तालिबान के ख़िलाफ़ कई शिकायतों के मौसूल होने के बाद इनके अजाले के लिए जामियात की इंतज़ामिया कोई मौजू एकदम नहीं उठा सकी थी। आलमी खबर रसाई इदारे की तहकीकाती टीम ने बरतानिया में मौजूद 154 जी नाज़रीन, हम आपको आगाह कर रहे हैं कि तहकीकाती टीम ने 2017 से 2020 के दौरान होने वाले वाक़यात की तफसीलात तलब की थीं, लेकिन ये तफसीलात मिल जाने के बावजूद ये जिनसी हरासगी के जो वाक़यात हुए हैं जिस तरह से इनकी तहकीक होनी चाहिए थी उस तरह से हो नहीं पाई है। 164 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें से 113 यूनिवर्सिटीज़ ने तहकीकाती टीम के साथ अपने अदाद शुमार शेयर करते हुए इंकशाफ किया है कि 2017 से 2020 के 3 सालों में 1403 ख़वातीन की जानिब से ऐसी रिपोर्ट्स और शिकायत की गई हैं
वाक़यात और शिकायत की असली तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि 51 यूनिवर्सिटीज़ ने खबर इदारे की तहकीकाती टीम को कोई जवाब ही नहीं दिया और ऐसे वाक़यात की कोई तफसील ही नहीं दी है। जो डिटेल्स हम तक पहुँची हैं वो ये बताती हैं कि 1403 शिकायत में से 487 की मुकम्मल तहकीकात की गई हैं, जिनमें से 309 ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। इन आदाद शुमार से ज़ाहिर ये होता है कि जिनसी तशद्दुद के वाक़यात की 87% शिकायत के ख़िलाफ़ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। अब ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं? सबूत मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं, जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, मुतासरीन जो है वो मौजूद हैं, फिर भी जी तहकीकात जो है वो नाकाम हो गई हैं। क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ है? ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार यूनुस खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ये जर्मन नशरियाती इदारे डोचे वेले के लिए भी काम करते हैं। बहुत मोतबर इनका नाम है जब सहाफ़त की बात की जाती है। पेरिस से हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस खान। वालेकुम सलाम। यूनुस खान बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यूनुस खान, पहले तो ज़रा ये बता दीजिएगा, हम ये सोचते हैं कि हमारे जैसे जो ममालिक हैं, हमारे ख़त्ते के जो मुल्क हैं, तरक्की पज़ीर जो ममालिक हैं, या दीगर ख़त्तों के अंदर जो ऐसे ममालिक मौजूद हैं, ख़वातीन के ख़िलाफ़ तो ऐसा सलूक सिर्फ वहीं पर होता है। यूनिवर्सिटीज़ हों, स्कूल हों, घर हों, और कहीं पर भी शायद औरत महफूज नहीं होती है, उसको उस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं। बरतानिया की जब कोई बात हो रही होती है तो हम यहाँ पाकिस्तानी बैठ कर बहुत सारे हमें से ये सोच होते हैं कि वहाँ की औरत तो बड़ी आज़ाद है, वहाँ की औरत तो बड़ी महफूज है, उसके पास तो सारे हकूक़ हैं, और अगर वो औरत किसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत कर दे तो उस बंदे की तो फिर खैर नहीं है। लेकिन ये इतनी सारी शिकायतें, इतने सारे सबूत, इतने सारे गवाह, इतने सारे मुतासरीन, और कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहा है, कोई नाकाम हो चुकी है इंतज़ामिया। क्यों यूनुस? देखें, ये जो सिस्टम है, ये अभी देखें जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, जिस तरह आपने बात की है, तो ये आपने 2017 से सिर्फ 2020 की बात की है सिर्फ। और इसमें भी अगर आप देखें तो 164 यूनिवर्सिटी से कहा गया था कि आप तहकीकाती इदारों के साथ आप ताउन करें, लेकिन सिर्फ 113 यूनिवर्सिटी ने अपना डेटा वगैरह दिया है। उसमें भी फिर हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे 1403 खवातीन ने शिकायत दर्ज कराई हैं। ये सिर्फ 5% खवातीन हैं जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। ज़्यादातर जो है इस जिनसी हरासगी के मामले में रिपोर्टिंग भी नहीं होती, कोई रिपोर्ट नहीं होती, लोग खामोश हो जाते हैं। ज़्यादातर ये वो बहादुर खवातीन होती हैं जो कि रिपोर्ट बाद में या पहले करती हैं। इसमें यूनिवर्सिटी का अमला भी होता है और इसमें कुछ साथी स्टूडेंट भी होते हैं। ये तकरीबन यूरोप में अगर आप पिछले दिनों एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया हुई थी, उसमें कहा गया था कि बर्तानिया में हर 5 में से 3 लड़कियों को किसी न किसी हवाले से जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ा है। तो ये चीज़ें यूरोप या अफ्रीका या एशिया के हवाले से नहीं, यूनिवर्सल चीज़ें हैं और ये दुनिया के हर कोने में होती है। और ये बहुत और इसकी वजूहात यही होती है कि इसके हवाले से देखिए, अगर तहकीकात के हवाले से बात की गई है तो 400 जो 1303 रिपोर्टें हुई हैं, इसमें सिर्फ 487 की तहकीकात हुई हैं, बकाया की अभी तक तहकीकात ही मुकम्मल नहीं हुई। तो इसके हवाले से जब तक सज़ाएँ नहीं मिलेंगी तो ये चीज़ें होती रहेंगी। इदारे हों, चाहे वो अच्छा यूनुस, यूनिवर्सिटी ये हों, ये ये जो तहकीकात मुकम्मल हुई हैं, इसमें निशानदेही की गई है कौन लोग मुलविस हैं? आए वो प्रोफेसर थे, साथी स्टूडेंट्स थे, इंतज़ामिया के लोग थे, कौन नहीं थे, और फिर क्या सज़ा हो सकती है बरतानिया के कानून के मुताबिक? अगर हम बात करें, अगर किसी खातून को जिनसी तौर पर हरासा किया जाता है, या उसका रेप किया जाता है, या उसके साथ कोई और ऐसा मामला हो जाता है, क्या सज़ा है और क्या होगी इस मामले में, जहाँ तक तहकीकात मुकम्मल हो गए हैं जिन केसेस में? देखें, यहाँ पे तो यूरोप में और यूके में इसके हवाले से बहुत सख्त कवानीन हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर केसेज़ ये होती हैं कि देखें, अभी जो मुकम्मल तहकीकात की गई हैं और उसमें जो है कहते हैं कि 87% शिकायत जो 87% जो शिकायत है उनके खिलाफ तो कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। उसमें 10 से 13% जो केसेज़ हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। उसमें ज़्यादातर जो है वो यूनिवर्सिटी का अमला भी है और साथी जो हैं तलबा हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो उसमें से बहुत से तलबा को यूनिवर्सिटी से भी निकाला गया है। जो अमला के खिलाफ जो शिकायत हुई थी तो उनको भी न सिर्फ निकाला गया बल्कि कानून के हवाले से उनको कोर्ट में पेश किया गया और उनके केसेस किसी के चल रहे हैं, किसी को सजाएं हुई हैं। इसमें जो है ये यहाँ पे यूरोप में 7 से लेकर 15 साल तक इसकी सजाएं होती हैं। ये हर केस के ऊपर डिपेंड होता है कि किस नौइयत के केसेस हैं। ठीक है, लेकिन सज़ा मैं क्या होती है ये तो आपने बता दिया यूनुस। अब ये बता दीजिएगा कि ये जो 87% ऐसी शिकायत हैं,
जिन पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ है, इसकी क्या वजह है? इस तरह तो शय दी जा रही है ना उन लोगों को जो इन केसेस में मुलव्वस हैं कि ठीक है जी, अगर कोई खातून शिकायत लेकर आती है, उसका साथी कोई शिकायत लेकर आता है तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, हमारा दिल होगा, मूड होगा तो उस पर हम एक्शन लेंगे, मूड नहीं होगा तो कोई एक्शन नहीं होगा। 87% शिकायत पे नहीं है यूनुस। ये बहुत कम है। ये वो शिकायत हैं जो रिपोर्ट हुई हैं और उस पे अभी तक अमल नहीं हुआ। जो असल में इससे ज़्यादा होता है। लेकिन उसकी जो वजह होती है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इदारे होते हैं, कॉलेजेस होते हैं और इनके अलावा वो कारोबारी दफ़ातर जो होते हैं, वहाँ पर भी ये शिकायत होते हैं, वो अपनी रेपुटेशन को ख़राब नहीं होने देते। और उसकी वजूहात ये होती है कि जो शिकायत होती है उसको रोक दी जाती है और कोशिश यही होती है कि ये रिपोर्टें ना मंज़र-ए-आम पर आएँ और केसों को दबा दिया जाए। तो उसकी बेसिक वजह यही होती है जो कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई केसेस हो रहे हैं तो उसको जो है ना रिपोर्टों को आप छुपा दिया जाए। जिनके साथ जो जो मुतासरीन होते हैं उनको तो यूनिवर्सिटी की रेपो से, उनको तो उसकी शोहरत से कुछ लेना देना नहीं है ना। उनको तो इससे है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके साथ जुल्म हुआ है, उन स्टूडेंट्स का अगर रेप हुआ है तो वो तो आवाज़ उठा रही है ना। या वो भी ये समझती हैं कि यूनिवर्सिटी की जानिब से प्रेशर आता है, उनके पेरेंट्स पे प्रेशर आता है तो वो लोग अपनी आवाज़ दबा लेते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको एक छोटा-सा वाकया बताता हूँ। अमेरिकन सदर्न यूनिवर्सिटी जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, उसमें मार्च 2021 में एक कोर्ट की तरफ से फैसला है जिसमें 85 करोड़ यूनिवर्सिटी को जुर्माना किया गया था। और उसकी वजह ये थी कि 1990 से 2000 तक 700 से ज़ायद लड़कियों ने एक डॉक्टर के खिलाफ, यूनिवर्सिटी डॉक्टर के खिलाफ केस जी किया जी। था कि इन्होंने हमें यहाँ पे इन्होंने हमारे साथ मसाइल किए हैं और उस वजह से जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने इस हवाले से कोई इक़दामात नहीं किए थे। फिर जो डॉक्टर पकड़ा गया था उसको 64 साल की सज़ा सुना दी गई थी और यूनिवर्सिटी को जो है 85 करोड़ के जो जुर्माना हुआ था। तो ये उस टाइम होती है जब ये चीज़ें सोशल मीडिया में आती है, जब या प्रोटेस्ट होता है या जब मीडिया में आती है, तो उससे मजबूर होके ये लोग फिर नहीं तो ये जो जो है इक़दामात मी करते टू हैं। मुहिम चली थी यूनुस खान, जो जी। मी टू मुहिम चली है जिसमें इतनी हाँ जी। बड़ी तादाद में हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, मतलब पूरी दुनिया में ये फैली ना, बड़े बड़े जी। स्टार्स सामने आए। ये क्यों जी। सामने आए? ये इसलिए सामने आए ना ताकि लोगों को, ऐसी ख्वातीन को हौसला दिया जा सके। ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, ख्वातीन हौसला भी कर रही हैं। 164 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से सिर्फ 51 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने अमले के खिलाफ 252 शिकायत मौसूल होने का इंकशाफ करती हैं, बाकी सारी की सारी चुप रहती हैं। तो फिर बरतानवी हुकूमत क्या कर रही है इसमें, या ये जो बाकी ममालिक हैं यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं, इंतज़ामिया क्या कर रही है? वो बस देख रही है कि ठीक है जी, यूनिवर्सिटीज़ को खुली छुट्टी दे दी जाए, क्योंकि ये ख़वातीन के साथ हो रहा है, तो ख़वातीन के साथ तो पूरी दुनिया में ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो यहाँ भी सही। इज़ इट लाइक दैट? देखें देखें दुनिया भर में यूके ले लें, यूरोप ले लें, दुनिया भर में ख़वातीन के साथ ज़्यादती के हवाले से कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उसमें जो सज़ाओं का जो तनासब है, वो उस लिहाज से नहीं है और इसी वजह से जो ये जुराइम है, ये दुनिया भर में, चाहे वो तरक्की पज़ीर मुल्क हो, गरीब मुल्क हो या तरक्की याफ़्ता मुल्क हो, उसमें ये शिकायत बढ़ रही हैं। तो जब तक जो कानून पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होता है और हुकूमतें इस हवाले से सीरियस एक्शन नहीं लेंगी, तो ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी और उस हवाले से अभी अवेयरनेस की जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो ख़वातीन के हुकूक के लिए जो काम करने वाले जो एनजीओज़ और इदारे हैं, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं और जो अभी आप देख रहे हैं कि जो ज़्यादतियाँ होती हैं, वो सोशल मीडिया पे जब प्लेटफ़ॉर्म पे जब ये चीज़ें होती हैं, तो उसके हवाले से फिर जो जो इदारे हैं, वो एक्शन भी लेते हैं और कार्रवाइयाँ भी होती हैं। ठीक है, यानी कुछ सूरत हाल कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है यूनुस खान, जैसे जी। तरक्की पजीर ममालिक में बैठे हुए लोग सोचते हैं कि नहीं जी, अगर कोई खातून बरतानिया पहुंच गई है या कोई अमेरिका में पैदा हुई है या किसी और यूरोपीय मुल्क में पैदा हुई तो वो बड़ी ज़्यादा महफूज है। सिर्फ यहाँ ये जो हमारे ममालिक है यहाँ पर महफूज नहीं है, तो औरत जो है वो अभी कहीं पर भी उस तरह से महफूज दिखाई नहीं देती है जैसे उसको महफूज बनाया जाना चाहिए। और बिल्कुल। उसमें तमाम लोग ही यूनुस, हम ये कह सकते हैं ना कहीं मुलव्वस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के सरबराहान हो या चाहे वो ममालिक के सरबराहान हो, और जो काम कर रही हैं वो कुछ तंजीमें हमें दिखाई दे रही हैं। बहरहाल क्या काम हो रहा है, कहाँ पर काम नहीं हो रहा है, यूनुस खान आप हमें आगाह कर रहे थे। अब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ हमारे शो में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया यूनुस पेरिस से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद रहने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बहुत सारे अहम टॉपिक्स जो हैं दुनिया भर में क्या हो रहा है उनको कवर किया है। कल रात दोबारा आपसे यकीनन मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।